जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए टेक्निकल की क्लासेस चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक्निकल का टेस्ट पेपर, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस इजी मेथड के साथ कम्प्लीटली मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो इस टेस्ट पेपर को मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला भाग है फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है फ्रेंड्स? 12। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब कराया गया था? तो पहला आम चुनाव 1951 में कराया गया था। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कालिदास पुरस्कार कला और अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ताज़ा पानी का झील कौन सा है? वुलर झील है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, एमनेस्टी क्या है? ये गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में स्थित है। और जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? मानव अधिकारों पर, जो कि किस पर केंद्रित है? मानव अधिकारों के लिए ये काम करता है, उस पर केंद्रित है। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, ये श्रेणी दी है, यहाँ पर एक टर्म है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें हमको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है और 8 है और 27 है। तो 8 और 27 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो 1 किसका? 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो हम नेक्स्ट टर्म अगर 4 का क्यूब करें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी? 64। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 64। फल का छिलका होता है। उसी तरह से बाघ की क्या होगी फ्रेंड्स? चमड़ी होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बाघ चर्म यानी कि बाघ की चमड़ी, स्किन ऑफ टाइगर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को इस तरह से कोडिंग किया जाता है और शॉप को इस तरह से कोडिंग किया जाता है और वर्क को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्मोक को किस तरह से लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये जो कोडिंग की गई है, इसमें ये रिलेशन यूज़ किया गया है कि हर एक अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर एक नंबर यूज़ किया गया है। तो हम इनको कंपेयर करके इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। तो एस है, एस कहाँ पर है? एस के लिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स? 8 यूज़ होगा। उसके बाद है एम यहाँ पर है और एम के लिए क्या यूज़ किया गया है? 4, तो ये 4 लिख दिया मैंने। ओ यहाँ पर है, ओ के लिए क्या यूज़ किया गया है? 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। उसके बाद के है, के के लिए यहाँ पर 3 यूज़ किया गया है। लास्ट है ई, और ई के लिए यहाँ पर क्या? 1 यूज़ किया गया है। तो इसकी जो कोडिंग होगी स्मोक की, वो क्या मिलेगी? 8 4 5 3 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को सार्थक क्रम में लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको स्टार्टिंग से एंड तक अरेंज करना है। तो पहला जो होगा, सबसे पहले हम बीज बोते हैं, तो ये हमारा पहला होगा 4। उसके बाद सेकंड नंबर पे बीज के बाद क्या बनता है? जड़ आती है, तो ये सेकंड नंबर पे जड़ आ जाएगा। उसके बाद आता है तना, और फिर लास्ट में क्या आता है? फूल आता है, और उसके बाद हमें फसल मिलती है। तो इसकी जो सीक्वेंस होगी फ्रेंड्स, वो क्या होगी? 4 2 3 5 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, जो कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का है। क्वेश्चन पूछा गया है, समान विमाओं वाला युग्म क्या होगा? जो जिनकी डायमेंशन एकदम इक्वल होती है, उनका इन्होंने यहाँ पर पैर पूछी है। तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें कार्य और बलागुण की, इन सभी में समान विमाएँ नहीं होगी, क्योंकि इनके फॉर्मूले बिल्कुल चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें जो कार्य होता है, तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फ्रेंड्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F × D, बल गुणित विस्थापन, ये होता है कार्य। तो इसका जो SI यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी? न्यूटन मीटर। उसके बाद अगर हम बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण क्या होता है? बल गुणित आर। आर क्या है? यहाँ पर अक्ष से बल की क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी होती है, तो यहाँ पर बल न्यूटन होगा इसका मात्रक, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये भी आया क्या? न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स, इनकी जो SI मात्रक है वो सेम आया है, तो अगर इनके हम विमाएँ निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी? सेम आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समान विमा यानी कि इक्वल डायमेंशन वाला जो पेयर है वो कौन सा है? कार्य और बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है? तो फ्रेंड्स, इस स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, तो स्प्रिंग को अगर संपीड़ित यानी कि कंप्रेस कर दिया जाए तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्प्रिंग को खींचने पर
खींचा भी जाए तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलाने पर, तो गुरुत्वीय बल को चलाने के विरुद्ध चलाने पर जो mgh होता है, mgh क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो स्थितिज ऊर्जा ये होती है, और इसमें अगर आप गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलाओगे, ऊपर लेके जाओगे, तो इसकी जो हाइट है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों का रेशो भी लगभग सेम रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने से। तो जल में वायु का जो बुलबुला है वो ऊपर उठेगा, तो इसका जो ये क्या करेगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्रेंड्स ऊपर जाएगा, तो ये जी का मान कम होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में mgh इसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है, किस दिशा में स्थिर ऊर्जा घट रही है, जब जल में वायु का जो बुलबुला है वो ऊपर जाता है तब। 100 ग्राम बर्फ तथा 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर मिलाते हैं तो अंतिम तापक्रम क्या होगा इस मिश्रण का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। वायु में ध्वनि संचरित होती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, आयाम के रूप में या फिर आवृत्ति के रूप में। तो फ्रेंड्स वायु में जो ध्वनि की तरंगें होती है वो किस रूप में संचरित होती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। और फ्रेंड्स मैं अनुदैर्घ्य तरंगों, अनुप्रस्थ तरंगों और प्रकाश के ऊपर पूरा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, लाइट का, फिजिक्स का टॉपिक वाइज जो वीडियो है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरा इसको चेकआउट कर सकते हैं कि ये तरंगे क्या होती है, और प्रकाश के यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी मात्रक इकाई। तो फ्रेंड्स कैलोरी किसकी इकाई है, ऐसा यूनिट जो ऊर्जा की है या फिर ऊष्मा की। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 746। एल्कोहल का हिमांक ताप क्या होता है जिस पर एल्कोहल जम जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कितना होता है, -130 डिग्री सेल्सियस। किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो मैंने बताया है फ्रेंड्स, ये याद रखना है फॉर्मूला, बेजानी हेपी नाला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इधर से इधर जाने पर ये जो तरंग दैर्घ्य है क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा लाल की होती है और सबसे कम बैंगनी की होती है। यहाँ पर पूछी गई है कि सबसे अधिकतम तो किसकी होती है फ्रेंड्स, ये लाल की। घरों में विद्युत फिटिंग किस क्रम में की जाती है। तो फ्रेंड्स घरों में जो विद्युत की फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। और क्यों की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में से अगर एक इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि एक भी चीज़ अगर घर में ख़राब हो जाती है तो पूरी उसकी लाइट के ऊपर, पूरी फिटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो एक चीज़ ख़राब होने पर पूरी लाइट ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ा जाता है। भूकंप को किस स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप मापने के लिए कौन से स्केल का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, रिएक्टर स्केल का। तांबे का अयस्क इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स हेमेटाइट लोहे का है, बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है, और क्यूपराइट की अगर हम बात करें तो ये किसका है, तांबे का अयस्क यानी कि और ऑफ द कॉपर क्यूपराइट। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है फ्रेंड्स। तो घर में जो विद्युत आपूर्ति दी जाती है वो कितने वोल्ट की दी जाती है, 220 वोल्ट की। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। तो कितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है वो किस में कन्वर्ट होगी, पानी में 0 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ पर लगेगी Q1 ऊष्मा। उसके बाद जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर Q2 ऊष्मा लगेगी। उसके बाद ये Q3 ऊष्मा लगेगी किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर 3 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अगर हम Q1 की बात करें जिसमें क्या हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा लगेगी वो कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, जिसकी कितनी होती है, 80 कैलोरी। उसके बाद हम Q2 की बात करें तो Q2 यहाँ पर क्या होगा, पानी से पानी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्जन हो रहा है। तो इसके लिए कौन सी ऊर्जा लगेगी, ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, 1 ग्राम, और जो s की वैल्यू होती है इसके लिए 1 होती है, और टेम्परेचर में चेंज क्या है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हुआ है। तो इसकी जो Q2 की मात्रा वैल्यू आएगी वो आएगी 100 कैलोरी। उसके बाद हम यहाँ पर Q3 की बात कर लेते हैं। तो Q3 कैसे निकलेगा, Q3 क्या हो रहा है, पानी से यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की जो भाप है उसे पानी में कन्वर्ट किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर जो ऊष्मा लगती है फ्रेंड्स वो कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है कितनी होती है, 536 कैलोरी। तो इस तरह से यहाँ पर 3 ऊष्मा है, इन्होंने टोटल ऊष्मा पूछी है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ऊष्मा क्यों मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी, 80 + 100 180 और प्लस 536 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 716 कैलोरी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, कितनी ऊर्जा हमें यहाँ पर मिलेगी, 716 कैलोरी।
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, जिसे क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा उसका क्या काम है। ये किसको कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथ्स का है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने के पश्चात 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे के रखा है? किस प्रतिशत से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है? जो दर है वो दे के रखी है आपको 10%। इसको हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 10 डिवाइड बाई 100 है कि 1 डिवाइड बाई 10। तो पहले कितनी थी? जो पहले की जनसंख्या थी प्रारंभ वाली, वो 10 थी स्टार्टिंग में। और उसके बाद उसमें जो ये ऊपर लिखा होता है, ये क्या होता है? वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट, एक की वृद्धि हुई है। तो अगर हम पहले साल के लिए प्राप्त करें तो पहले साल के लिए कितनी थी? 10 थी। और उसमें एक की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 11। दूसरे साल के लिए भी कितनी होगी? वो 10 होगी और उसमें एक की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तीसरे साल के लिए भी 10 है स्टार्टिंग में और फिर वृद्धि कर देंगे तो 11 हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी प्रारंभ वाली है, इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मिलेगी? 1000। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1331। ये ट्रिक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि शहर की जो जनसंख्या स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी? 64,000। तो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट मिला वो 1000 मिला। अब हमें इसे 64 में कन्वर्ट करना है, तो 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 64,000। अब हमने एक साइड मल्टीप्लाई किया है तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 का। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 64 में मल्टीप्लाई करना मुझे बहुत टफ लग रहा है, तो मैं इसको 60 + 4 के मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 1331 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 × 6, 6 × 18 और ये हो जाएगा 6 × 18 और 1 × 19, 6 कम 6 और 1 7, 7986। उसके बाद 0 और ये हो जाएगा प्लस करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 4 × 4 और 1 5, 5 3 2 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 85184। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग नंबर्स का, अगर आप 64 का से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फाइनल जो हमें 3 साल के बाद जो जनसंख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 85,184। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। 6 आदमी 10 दिनों में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? तो फ्रेंड्स हमेशा फॉर्मूला बताया है M1D1T1 = M2 D2 T2। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आदमी है, दिन है और समय है, लेकिन यहाँ पर आदमी और दिन तो दिया लेकिन समय नहीं। यहाँ पर क्या है? काम कितना हुआ है? 150 रुपये का। तो अगर इस तरह का दे दिया जाए तो हमें डिवाइड में W1 और W2 करना, तो ये फॉर्मूला इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब M है आदमी जो कि 6 दिए हैं, D1 10 दिन है, T1 दिया नहीं है उसको छोड़ दीजिए। W1 कितना है? यहाँ पर 150 रुपये कमाता है = M2, यहाँ पर 8 आदमी, D2 7 दिन और W2 यानी कि कितने कमाएगा वो हमसे पूछा गया है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गई। 8 × 7 × 15 डिवाइड बाई 6, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 4 = 20, 20 × 7 करेंगे तो 140। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने रुपए कमाएंगे वो? 140 रुपये। द्विसरणी तंत्र में 13 को कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म जिसे कहा जाता है, उसमें 13 को कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसको व्यक्त करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है फ्रेंड्स, आपको नंबर याद रखना है 8 4 2 1। अब इनमें से 13 कौन कौन से नंबरों को जोड़ने पर मिल रहा है? 8 4 12 और 1 13। तो जिन जिन नंबरों को जोड़ने पर 13 मिल रहा है उनके नीचे 1 लिख दीजिए। इसको 1 2 नहीं इसमें आ रहा है तो 0 और 1। तो इस तरह से जो इसका बाइनरी फॉर्म होगा, द्विसरणी फॉर्म होगा, वो क्या होगा? 1 1 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की प्रत्येक घंटे की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर जब रेलगाड़ी की लंबाई दे के रखी हो, ट्रेन की और किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है? एक पोल दिया है, तो इन दो उस कंडीशन में जो ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला होता है, इन दोनों की लंबाई का प्लस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है और प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबा है और टाइम कितना? 20 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 20। ये है मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें जो आंसर पूछा है वो किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे? हम 18 डिवाइड बाई 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 = 5, 5 2 = 10, 18 2 = 36। तो इसकी जो स्पीड आई वो कितनी आई? 36 किलोमीटर पर आवर। 18 24 और 42 को महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम समापवर्तक निकालना है फ्रेंड्स, तो HCF पूछा है। HCF कैसे निकालते हैं? इन सभी का हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो
2 9 ज़ा 18 यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ये 18 को हमने इस तरह ब्रेक कर लिया। इसी तरह से 6 4 ज़ा 6 चौक 24 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ये 24 को भी हमने ब्रेक कर लिया। 42 कितना होता है, 7 6 ज़ा 42, तो 7 6 को हम 3 × 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 42। इस तरह से इनको ब्रेक करना है। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 2 2, तो ये हमने लिख लिया। 3 3 3 मल्टीप्लाई करके 3 लिख लिया, तो 3 2 ज़ा कितना होगा 6, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 6। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि 60% विद्यार्थी फेल होते हैं तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो हमने मान ली कुल संख्या कितनी है, 1 है। अब इसमें से ये जो टोटल विद्यार्थी है पास और फेल दोनों को मिला के टोटल मिलेंगे हमें स्टूडेंट। कुछ पास हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पास कितने हुए हैं यहाँ पर 400। अब फेल की बात करें तो फेल कितने हैं, 60% विद्यार्थी फेल हुए। तो किसका 60%, टोटल का 60% विद्यार्थी जो है वो फेल हुए। तो प्रतिशत को हमने इस तरह से लिख लिया = टोटल स्टूडेंट x। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इसे हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, x वाले टर्म x साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 400 = x - 3 / 5 × x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x / 5 = 400। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो जो x मिले वो कितने मिले, 1000। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स स्कूल में, 1000। x³ - 27 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके फैक्टर्स पूछे हैं तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर x³ है, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 3x। तो इसके गुणनखंड क्या निकले, x - 3, x² प्लस 3x प्लस 9। एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से बेलन होता है, इसका आपको कुल क्षेत्रफल पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr + h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बिंदु जिस पर त्रिभुजों की तीनों मध्यिकाएं मिलती है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, कितना होगा, p × 1 + r / 100 की पावर n - 1। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो p है 100 यहाँ पर, और 1 + r दिया है कितना, 10% / 100, 2 साल के लिए, इसलिए n की वैल्यू 2 - 1। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 100, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10 + 1 11 - 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 × 1 यानी कि 21। तो कितना चक्रवर्ती ब्याज मिला, 21 रुपये का। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेची तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो हानि प्रतिशत कितना होता है, CP - SP डिवाइड बाय CP × 100, ये होता है हानि प्रतिशत। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, CP क्या है, कितने में खरीदी थी 200 में, और SP कितना है 198 डिवाइड बाय 200 × 100। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पर मिलेगा 2 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना 1%। तो हानि कितने की हुई, 1% की। 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया है और इतनी राशि 3 साल बाद लौटाई गई, तो उधार की रकम कितनी है। उधार की रकम मतलब कितना मूलधन उसने लिया था वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ये है ये मिश्रधन दे के रखा है, और यहाँ से आपको P पूछा है, ये आपको दर दे के रखी है, और समय आपको 3 वर्ष दे रखा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मूलधन गुणित सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना दे के रखा है 11360, P की वैल्यू दे के नहीं रखी है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है P × R की वैल्यू 16 × T 3 वर्ष के लिए डिवाइड बाय 100। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से P कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा 11360, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 100 + 16 48 डिवाइड बाय 100, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 11360 × 100 डिवाइड बाय 148 = P, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 4 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, और ये 2 0, और 37 को हम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो जो P की वैल्यू फ्रेंड्स हमें कितनी मिलेगी, पॉइंट में मिलेगी, जो कि कितनी होगी 7675.67। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 7675.67।
इस नंबर का आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, ये 64 है। कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। अब इसमें ऊपर हम अंडर रूट लगा देते हैं तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 8 8 64 होगा और ये 10 की पावर इसकी आधी हो जाएगी तो 3 के फॉर्म में निकलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.008। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 0.008। निम्न समीकरण में के किस मान के लिए हल शून्य होगा। तो फ्रेंड्स हमें ये जो इक्वेशन है इस तरह से याद रखनी है, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो यहाँ पर a1 ये होता है x के साथ वाला मल्टीप्लाई, b1 y के साथ वाला मल्टीप्लाई और c1 कांस्टेंट होता है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, k डिवाइड बाई 3 और b1 कितना होगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1 और c1 होगा -5 डिवाइड बाई -1। तो हम इसमें से इन दोनों पेयरों को ले लेंगे क्योंकि मान शून्य कहा गया है। तो क्या हो जाएगा, k डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग इतना हो तो संख्या क्या होगी। तो मान ली संख्या x है और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना देके रखा है, 17 डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 4। यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 17x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसा लिख देते हैं 16 माइनस एक्स, -16 माइनस एक्स तो -17 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 16 मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। तो x की दो वैल्यू मिलेगी 4 और 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके क्या मान होंगे, 4 और 1/4। भाग 4 जो कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस गैस का विस्तार स्तर सबसे अधिक है। तो कौन सी गैस में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है फ्रेंड्स, तो वो क्या है, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है। ऑक्सीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसमें आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आणविक बल हमें पता है कि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में सबसे कम होता है। लेकिन ठोस में भी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, क्रिस्टल वाले ठोस में। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस पेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसके ऊपर लेड ऑक्साइड यानी कि PbO की परत चढ़ाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग किस कारण से होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बता दूं, CaOCl2, जिसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो इसमें जो ब्लीचिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, क्लोरीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एसिटिक अम्ल का है। तो CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ये एक समीकरण देके रखिए, इसको आपको बैलेंस यानी कि संतुलन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर KMnO4 है तो यहाँ पर K2 है और यहाँ पर K सिंगल है तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये K2 K तो यहाँ पर हो गया बैलेंस। इसके बाद अब यहाँ पर बात आ रही है, क्या बन रहा है, SO4। तो ये एक SO4 तो यहाँ पर जुड़ गया है, लेकिन MnSO4 भी बना रहा है और MnSO4 के साथ यहाँ पर क्या है, एक SO4 यहाँ और एक यहाँ, तो इसके साथ तो 2 चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं आगे और क्या करना है। Mn यहाँ पर 2 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कितने होंगे, 2 होने चाहिए। तो Mn भी बैलेंस हो गया, K भी बैलेंस हो गया और SO4 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। अब 3 SO4 है लेकिन यहाँ पर तो एक ही है तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो SO4 भी यहाँ पर बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर सल्फ़र की बात करते हैं और सल्फ़र और हाइड्रोजन इन दोनों का बचा और यहाँ के ये O4 बचा है, ठीक है। SO4 बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, K2 बैलेंस हो गया। SO4 को हमें बैलेंस O4 को हमें बैलेंस करना है तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 सल्फ़र है और यहाँ पर 2 होगा तो 3 2 5 S मिलेंगे। और अब यहाँ पर बचा क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलेगा H2O, यहाँ पर 8H2O मिलेगा। तो मतलब ये जो इक्वेशन में हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन सा है, H2O। लेकिन कितने, इसके 8 पार्ट मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। धातु को जोड़ने और काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, C2H2 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से डुरेलियम का अलॉय क्या है। तो ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का अलॉय होता है। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Fe2SO4 होल थ्राइस। ये होता है फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने टोटल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।